नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है इंडो जीएस क्लासेस में। आज हमारी इंडियन पॉलिटी की तीसरी क्लास है और इस क्लास में हम संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र इसके बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारे भारतीय संविधान के भाग 1 के अंतर्गत आता है। इसमें हम अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक अध्ययन करेंगे। इन अनुच्छेदों में क्या कहा गया है इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, भाग 1 के अंतर्गत संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन है और इसमें हम पहला अनुच्छेद देखते हैं, जिसमें कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। क्या कहा गया है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अब इस अनुच्छेद को समझने के लिए आपको सबसे पहले इन 3 शब्दावलियों को समझ लेना बहुत आवश्यक है। तो देखिए, यहाँ पर 3 शब्द हैं। परिसंघ, जैसे हम कन्फेडरेशन कहते हैं, संघ फेडरेशन और संघ यूनियन। ठीक है, ये दो एक जैसे लग रहे हैं संघ, लेकिन इनका इंग्लिश में अंतर है। तो हम पहले परिसंघ को समझते हैं। तो परिसंघ को समझने के लिए देखिए, कुछ राज्य होते हैं, उन राज्यों ने क्या किया, सबने मिलकर एक संघ बनाने का निर्णय किया। उन्होंने कहा एक हम केंद्र बनाएंगे, तो उन्होंने एक केंद्र का निर्माण किया, उसको कुछ शक्तियां दे दी और ज़्यादातर शक्तियां जो थी राज्यों ने अपने पास में रखी। ठीक है, इस प्रकार उन्होंने यहाँ पर एक कमजोर संघ का निर्माण किया। मतलब राज्यों के पास में जो है निर्णायक शक्तियाँ थीं, केंद्र को बहुत सीमित अधिकार दिए यहाँ पर, और राज्यों के पास में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ यहाँ पर है, कॉन्फेडरेशन के अंतर्गत राज्य अपनी इच्छा से कभी भी अलग हो सकते हैं इस केंद्र से। ठीक है, इस संघ से कभी भी राज्य अपनी जब भी मन किया उनका तब अलग हो सकते हैं। कॉन्फेडरेशन में ये बात सबसे महत्वपूर्ण है और इसमें अवशिष्ट शक्तियाँ जो होती हैं वो राज्यों में निहित होती थी। एक तरह से कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर राज्य जो हैं बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं और ये एक कमज़ोर संघ का प्रकार है। अब हम समझते हैं फेडरेशन को। तो देखिए, फेडरेशन में भी एक एग्रीमेंट होता है, राज्यों के द्वारा समझौता करते हैं, राज्य कुछ संधि करते हैं आपस में और एक संघ का निर्माण करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है कोई कमज़ोर संघ नहीं होता है। क्यों कमज़ोर नहीं होता है? क्योंकि राज्यों और जो केंद्र बनाया जाता है उसके बीच में जो शक्तियाँ होती हैं, जो अधिकार होते हैं, उनका विभाजन इस तरीके से किया जाता है कि दोनों संतुलित रहें। ठीक है, ना किसी को ज़्यादा शक्तियाँ होती ना कम, इस तरीके से इसका गठन किया जाता है। साथ ही इसमें राज्य अपनी इच्छा से अलग हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कन्फेडरेशन की तुलना में बहुत ज़्यादा कठिन प्रक्रिया है अलग होने की। मतलब कन्फेडरेशन में आप जब चाहे अपनी मर्जी से सरलता से अलग हो सकते हैं, लेकिन वहीं बात करें हम फेडरेशन की, तो फेडरेशन में अगर कोई स्टेट अलग होना चाहता है तो उसको बहुत ज़्यादा जटिल प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। साथ ही यहाँ पर अवशिष्ट शक्तियों की बात करें तो राज्य और केंद्र दोनों में निहित होती हैं। अब हम बात करते हैं संघ, जिसे हम यूनियन कहते हैं। ठीक है, हमने फेडरेशन की बात कर ली, इसको भी संघ कहते हैं, और यहाँ पर यूनियन है, इसको भी संघ कहते हैं। तो अब इन दोनों में अंतर क्या है? तो यूनियन को देखिए, यूनियन में जो भी केंद्र सरकार होती है या जो भी संघ बनाया जाता है, ठीक है, वो संघ जो है राज्यों के बीच कोई समझौता नहीं होता, कोई समझौते का परिणाम नहीं होता। यहाँ क्या होता है कि एक पूरा राज्य जो होता है, पूरा देश होता है, वो प्रशासनिक सुविधा के लिए कई सारे पार्ट में, कई सारे राज्यों में बांट दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर राज्य कोई एग्रीमेंट नहीं करते, बल्कि राज्यों को कुछ अधिकार दिए जाते हैं केंद्र के द्वारा। और यहाँ पर जो है केंद्र सरकार जो होती है, जो संघ होता है, बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। और यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जितने भी राज्य वगैरह होंगे, कोई भी अगर इसमें शामिल हो जाता है या शामिल होते हैं तो वो फिर कभी भी अलग नहीं हो सकता। अब यहाँ पर गुजरात कहे हमसे कि हमें अलग होना है, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ इंडिया क्या है? एक यूनियन है, ना कि फेडरेशन। अगर आपसे प्रश्न में ये पूछा जाता है कि इंडिया क्या है, फेडरेशन है, यूनियन है, ठीक है, तो कई बार वहाँ पर संघ में फेडरेशन लिखा आएगा। अगर आपने ये टिक कर दिया तो गलत हो जाएगा। तो आपका दायित्व तो ये है कि आप वहाँ पर इंग्लिश भी चेक कर लें कि फेडरेशन लिखा है या फिर यूनियन लिखा है। तो इंडिया जो है एक यूनियन है। तो अब यहाँ समझते हैं आर्टिकल 1 को। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, संघ में एक और चीज़ क्या है कि जो अवशिष्ट शक्तियाँ होती हैं यूनियन के अंतर्गत, वो केंद्र सरकार में होती हैं और राज्य अपनी इच्छा से अलग नहीं हो सकते। मतलब कभी भी अलग हो ही नहीं सकते, अपनी इच्छा से बात करें ऐसा भी नहीं है। ठीक है, वो कभी भी केंद्र सरकार से अलग नहीं हो सकते। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 1 की, अनुच्छेद 1 की। तो इसमें कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो यहाँ 2 बातें कही गई हैं, भारत अर्थात इंडिया, पहली बात ये हुई। दूसरी बात ये, राज्यों का संघ होगा। तो यहाँ पर जो है हमारे देश का नाम बताया गया है कि भारत अर्थात इंडिया। यहाँ 2 नाम लिए गए हैं। तो 2 नाम देखिए इसलिए लिए गए हैं क्योंकि हमारी जो संविधान सभा थी,
संविधान सभा के सदस्यों के बीच में इस बारे में काफ़ी विचार विमर्श हुआ कि भारत का नाम मतलब हमारे देश का नाम क्या रखा जाए। तो किसी ने कहा भारत, किसी ने कहा इंडिया। तो जो संविधान सभा के सदस्य थे उन्होंने दोनों ही नाम को यहाँ पर यूज़ किया, भारत अर्थात इंडिया। देखिए भारत जो नाम है हमारे जो विष्णु पुराण है इसमें उल्लेख मिलता है इसका। और इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है हमारी सिंधु नदी है उसके आसपास जो सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण हुआ था उससे मिलकर ये इंडिया शब्द निकलता है। अब हम बात करते हैं राज्यों का संघ होगा तो भारत में शासन प्रणाली कैसी होगी ये बताया गया है इस आर्टिकल में। तो यहाँ बताया गया है कि राज्यों का संघ होगा। संघ से यहाँ तात्पर्य क्या है आपको मैंने अभी बताया था, यूनियन होगा। ठीक है, मतलब जो भी राज्य होंगे वो कभी भी केंद्र से अलग नहीं हो सकते। ठीक है, यहाँ संघ जो है राज्यों के बीच समझौते का परिणाम नहीं है। आर्टिकल फर्स्ट का तात्पर्य ये है। आर्टिकल फर्स्ट में ही भारतीय क्षेत्र को, ठीक है, किसको, भारतीय क्षेत्र को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। 3 श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं वो देखिए, पहला है राज्यों के क्षेत्र, पहला है राज्यों के क्षेत्र, और दूसरा है संघ क्षेत्र, और तीसरा ऐसे क्षेत्र जिन्हें कभी भी भारत सरकार अधिग्रहित कर सकती है। ठीक है, इन 3 श्रेणियों में भारतीय क्षेत्र को बांटा गया है। अब देखिए यहाँ पर जो भारतीय क्षेत्र है और भारतीय संघ है, ठीक है, इन दोनों शब्दों में अंतर करें तो भारतीय क्षेत्र वाला जो शब्द है ये भारतीय संघ से कहीं ज़्यादा व्यापक है, क्योंकि भारतीय संघ की बात करें तो उसमें केवल राज्य आते हैं, जबकि भारतीय क्षेत्र के अंतर्गत राज्य भी आते हैं, संघ भी आते हैं एवं अधिग्रहित क्षेत्र हैं वो भी आते हैं। ठीक है, अब आपके मन में ये डाउट होगा कि भारत जो है क्या किसी विदेशी क्षेत्र को भी अपने इंडिया में मिला सकता है। तो हाँ, ऐसा कर सकता है वो। उसके लिए कुछ पॉइंट हैं, जैसे कि वो संधि कर सकता है किसी भी देश से जिसको भी मिलाना चाहता है अपने क्षेत्र में, तो संधि कर सकता है उसके साथ, या फिर उसको खरीद सकता है। ठीक है, उपहार या लीज के रूप में ले सकता है वो, और उसको जीत के या हरा कर भी शामिल कर सकता है। इसका उदाहरण भी है, जैसे कि गोवा हुआ, दादर नगर हवेली हुए, पुदुचेरी हुआ, सिक्किम हुआ, ये सभी बाद में जोड़े गए हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं आर्टिकल 2 को। आर्टिकल 2 में कहा गया है कि जो हमारी संसद है वो विधि के द्वारा, मतलब कुछ ऐसी विधि बनाएगी इसके द्वारा जो हमारा संघ है, भारतीय संघ है, उसमें नए राज्यों का प्रवेश कर सकती है या उनकी स्थापना कर सकती है। तो यहाँ किन राज्यों की बात की जा रही है, ऐसे राज्य जो पहले से अस्तित्व में हैं, ठीक है, लेकिन भारतीय संघ का हिस्सा नहीं है, मतलब बाहरी राज्यों की बात की जा रही है। यहाँ पर क्या कर सकती है संसद, कुछ अध्यादेश लाकर, कुछ कानून लाकर उनको प्रवेश करा सकती है भारतीय संघ में। अब देखिए इसका एग्जाम्पल एक है, आर्टिकल 2 के अंतर्गत सिक्किम को भारत के राज्यों में मिलाया गया था। तो देखिए सिक्किम में जो है चोग्याल का शासन था, चोग्याल एक शासक है, वहाँ उसका शासक था, लेकिन जो है इसको 1975 में भारतीय संघ में, मतलब भारत का एक राज्य बनाया जाता है 1975 में, और ये इंडिया का 22वां राज्य बना था। कौन सा राज्य बना था, 22वां राज्य बना था सिक्किम। ठीक है, आर्टिकल 2 के तहत इसको बनाया गया था। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 3 की। इसमें संसद जो है हमारी, उसको भारतीय संघ में जो राज्य हैं उनके पुनर्सीमन या पुनर्गठन की शक्ति दी गई है। तो देखिए संसद क्या कर सकती है, संसद को जो है राज्य की सीमाओं में या राज्यों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन, बदलाव करने की उसको शक्ति है। ठीक है, तो यहाँ क्या कहा गया है आर्टिकल 3 में कि संसद जो है किसी भी स्टेट का, मतलब ये कोई स्टेट है, उसके क्षेत्र को अलग करके, मतलब इसके 2 पार्ट कर सकती है। ठीक है, एक राज्य ये बना दिया, एक राज्य ये बना दिया, एक राज्य में से 2 राज्य कर दिए, या फिर इस राज्य की जो टोटल ये राज्य है इसकी जो इतनी सीमा, इसको काट दिया, इसको एक नया राज्य बना दिया। या फिर ऐसा वो कर सकती है कि यहाँ पर मान लीजिए 2 राज्य हैं, अब दोनों राज्यों की सीमाएं लग रही हैं, या फिर 3 राज्य हैं, इन 3 राज्यों की सीमाओं को मिलाकर यहाँ पर एक नया राज्य बना दिया। इस प्रकार से संसद जो है यहाँ पर राज्यों में किसी भी प्रकार का बदलाव कर सकती है, राज्य के किसी भी क्षेत्र में बदलाव कर सकती है। ठीक है, संसद क्या कर सकती है यहाँ पर, तो देखिए राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है, राज्य के क्षेत्र को घटा भी सकती है, राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, और राज्य के नाम में भी परिवर्तन कर सकती है। लेकिन संसद जब ऐसा करेगी, ऐसा अध्यादेश लाएगी, तो उस अध्यादेश को लाने से पहले राष्ट्रपति जो होंगे इंडिया के, उनकी मंजूरी लेनी पड़ेगी संसद को। और राष्ट्रपति क्या करेंगे कि संबंधित जो राज्य होगा जिसके बारे में ये बदलाव किए जा रहे हैं, उस राज्य के विधानमंडल के पास में उसका मत जानने के लिए ये अध्यादेश भेजेंगे। फिर उसको एक निश्चित समय सीमा दी जाएगी राज्य को कि वो निश्चित समय सीमा में अपना मत प्रस्तुत करे।
अगर यहाँ पर राज्य निश्चित समय सीमा मत प्रस्तुत नहीं करता है या फिर वो मत प्रस्तुत कर भी देता है, ठीक है, और कुछ बदलाव देता है, तो उन बदलावों को मानना या ना मानना संसद के ऊपर है, ठीक है। संसद बाध्य नहीं है कि वो राज्य की बात को माने ही, या राज्य के जो डिसीजन है उनको मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि संसद किसी भी प्रकार से, ठीक है, राज्य की सीमा और नामों में परिवर्तन अपने हिसाब से कर सकती है, ठीक है। तो आर्टिकल 3 में ये है कि संसद जब उचित समझे स्वयं कदम उठा सकती है अपनी मर्जी से, ठीक है। वो एक दायित्व होता है कि राज्य विधानमंडल का भी मत जान लिया जाना चाहिए। अब हम समझते हैं आर्टिकल 4 को। आर्टिकल 4 में क्या कहा गया है कि आर्टिकल 2 के अंतर्गत जो नए राज्यों के गठन या प्रवेश की जो बात की गई है, और आर्टिकल 3 के अंतर्गत जो नए राज्यों के निर्माण, ठीक है, या सीमाओं में परिवर्तन किया जा रहा है या फिर नामों में परिवर्तन किया जा रहा है, इन दोनों अनुच्छेदों में जो आप कार्य करोगे वो संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ मेन बात क्या कही गई है आर्टिकल में कि ये दोनों अनुच्छेद के अंतर्गत आप जो भी करोगे वो संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन नहीं माना जाएगा। अर्थात इस तरह का जो कानून आप लेकर आते हो संसद में, तो वो एक सामान्य बहुमत से साधारण विधायी प्रक्रिया के जरिए पारित किया जा सकेगा, ठीक है। आर्टिकल 368 जो है एक बहुत ज़्यादा जटिल प्रक्रिया है, वहीं सामान्य बहुमत एवं साधारण विधायी प्रक्रिया आसानी से अपनाई जा सकती है। इसके लिए यहाँ पर आर्टिकल 4 में स्पष्ट कर दिया गया है कि आप इस तरीके के जो कानून हैं, अध्यादेश हैं, एक साधारण विधायी प्रक्रिया के द्वारा ही ला सकते हैं। इस प्रकार हमने भारत एवं इसका राज्य क्षेत्र और इसके आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक समझ लिए हैं। आपको आशा है समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आपसे मिलता हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।